नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। जब से अखिलेश यादव की मस्जिद वाली तस्वीर सामने आई है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। अखिलेश की मस्जिद वाली तस्वीर पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। हुआ क्या था? दरअसल अपने तमाम सांसदों के साथ और साथ ही साथ आपको बता दें कि अपने कुछ सांसदों के साथ अखिलेश यादव संसद मार्ग पर मौजूद मस्जिद में गए और इसके बाद बीजेपी ने अखिलेश पर सवालों की बौछार कर दी। यूपी के डिप्टी सीएम ने सबसे करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इसके माहिर खिलाड़ी हैं। अखिलेश हमेशा संविधान का उल्लंघन करते हैं। संविधान के मुताबिक सियासी मकसद के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अखिलेश का संविधान में यकीन नहीं है, वो हमेशा नमाजवादी बने रहते हैं। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने भी आरोप लगाया कि मस्जिद को अखिलेश ने पार्टी का दफ्तर बना लिया है। अब आने वाले जुमे की नमाज के बाद हम भी मस्जिद में मीटिंग करेंगे। मस्जिद में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का पाठ होगा। मामले को तूल पकड़ता देख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। बीजेपी चाहती है कि कोई जुड़े नहीं, दूरी बनी रहे। बीजेपी बांटने वाली राजनीति करती है। तो क्या अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति और रणनीतिक दोनों का खुलासा कर दिया है? क्या अखिलेश यादव को कभी राम मंदिर जाने का वक्त नहीं मिला और अखिलेश यादव संसद भवन के पास मस्जिद में बैठक करने के लिए चले गए? 2027 को लेकर रणनीति बना रहे क्या अखिलेश यादव? और क्या 2027 के धर्मपथ के लिए अखिलेश यादव मस्जिद की दौड़ लगा रहे हैं? क्या मस्जिद से विधानसभा चुनाव की स्क्रिप्ट आ गई है? क्या समाजवादी पार्टी का मस्जिद से एजेंडा तय होगा? जिस मुद्दे पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले बारी बारी से जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनवाते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। आप जानते हैं अखिलेश यादव जी की पार्टी और अखिलेश यादव जी स्वयं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसे कृत्यों को अंजाम देते रहते हैं। इनका भारत के संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहां जाकर के राजनीतिक बैठक करना बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी और ये समय समय पर जो बयान आते हैं नमाजवादी ही बनकर के रहते हैं और केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति तहत ऐसा काम कर। मैं सरकार की भी साजिश लग रही है कि कहा अपने आप को वो पिछड़ता हुआ महसूस कर रही है बिहार में। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना SIR पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और न ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। तो इस पर डिबेट करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुसलमानों की जनसंख्या पर एक बड़ा बयान आ गया है। असम के सीएम 2041 तक असम में हिंदू और मुसलमानों के बराबर हो जाने की बात कर रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि कम होते हिंदुओं को बचाने के लिए कदम उठाना होगा। डेमोग्राफी चेंज की ओर इशारा किया, कह रहे हैं 2041 तक हिंदू और मुसलमानों की संख्या असम में इक्वल हो जाएगी। Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. वही अखिलेश के मस्जिद आज जाने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ जाने पर, और सिर्फ मस्जिद में जाएं क्या, मुसलमान उनको जितना वोट देकर जिंदा रखा है वो 2 रकात नमाज शुक्राना भी अदा कर लें खुदा का, क्योंकि वो मुसलमानों के भरोसे चल रहे हैं। मुझे आपत्ति इस बात की है कि जो वो अपनी पत्नी को लेकर गए, हम सब जानते हैं कि मस्जिद के अंदर मर्द औरत साथ नहीं बैठते हैं, साथ बैठना वर्जित है। उस मस्जिद में हमारी बहनों को बैठने के लिए ऊपर व्यवस्था की गई है, नीचे मर्द लोग बैठते हैं। वहाँ वो मेंबर जो पवित्र स्थान है, जैसे हमारे हिंदू भाइयों में गर्भगृह होता है, वैसे वो पवित्र स्थान मेंबर जहाँ बैठकर वो धर्म की बात करते हैं इमाम साहब, वहाँ ले जाकर बिठाया। और हमारी जो डिम्पल यादव जी हैं वो उनके सर खुले हुए थे। ये कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का अपमान है, और इस्लाम कानून जो है उसका जो है ठोकर मारना है। ये अखिलेश यादव की मानसिकता जो बता रही है कि उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि मुसलमान का इस्लाम, इस्लामी कानून वो सब जेब में रखते हैं। और मुझे ताज्जुब लग रहा है इस बात का कि इस मुद्दे पर धर्म के जितने भी ठेकेदार हैं, चाहे हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे अवैसी जी हैं, चाहे मदनी जी हैं, चाहे जो सबसे बड़ा ठेकेदार खुद को कहता है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, कोई बोल नहीं रहा है। और मुझे सुनने में आया है कि जो इमाम साहब हैं जो अभी सपा के सांसद हो गए, महिबुल्ला नदवी जी, वो कहते हैं कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा महिलाओं को आगे लाने की बात करती है। अगर ये ठीक है, साथ बैठ सकते हैं तो ठीक है। हम भी आपके पास निवेदन भेजे हैं, हम भी अपने कार्यकर्ताओं के भाई साथ वहाँ बैठकर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि वो पवित्र स्थान है, बहुत पुरानी मस्जिद है। जाहिर सी बात है सबकी लालसा होगी, हम भी आना चाहते हैं। हमने आपको चिट्ठी भेजा है कि आदरणीय इमाम साहब हम भी आना चाहते हैं। 25 तारीख को जुमा है, जुमे के बाद हम भी अपनी बैठक कर लेंगे। और फिर हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी जो बैठक होती है वो वंदे मातरम से शुरू होती है। जब हम वंदे मातरम गाएंगे तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, तब भी आपका उतने बड़ा दिल होना चाहिए जब आपने हमारी डिम्पल यादव जी को वहाँ पर साड़ी और ब्लाउज बिठा दिया। तो ये जो दोहरी आपकी नीति है, ये कहीं ना कहीं मुसलमान देख रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी और आपका जो अखिलेश यादव जी का जो पद है वो मुसलमानों को उन्होंने खरीद लिया है, तो मुसलमान को उन्होंने सबको नहीं खरीदा है, उन मुसलमानों को खरीदा है महिबुल्ला नदवी जैसे मुसलमान, जिनको सांसद बनाकर अपने जेब में रखते हैं। सारे मुसलमान अखिलेश जी आपके जेब में नहीं है। इस इस्लाम के अपमान का हम आपको सबक सिखाएंगे, और देश भर का सब मुसलमान आपके इसके खिलाफ है, आपका विरोध करता है, आपकी मजम्मत करता है, और इसकी सजा आपको मिलेगी। इस्लाम का अपमान या इस्लाम के सहारे सत्ता का घमासान, बातचीत करने के लिए आलोक वत्स नेता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता एसपी, मुफ्ती शमून कासमी अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, राशिद शरीफ अध्यक्ष SIMPLB, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक, हुदा जरीवाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं धर्मेंद्र जी से ही करना चाहूंगा, क्योंकि धर्मेंद्र जी आपकी पार्टी के ऊपर 2 बड़े गंभीर एलिगेशन लगे हैं। एक तो मस्जिद में मीटिंग करने का एलिगेशन, और दूसरा इस्लाम के अपमान का एलिगेशन। नमस्कार सभी पहले साथियों को और आपके दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि जाकी रही भावना जैसी परम मुहूर्त देखी तीन तैसी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पर जवाब देने से बच रही, भाग रही, उसके तमाम सवालों का जवाब नहीं है, तो इसलिए जो है वो ताक झांक करके तो तरह तरह के फर्जी मनगढ़ंत आरोप और विमर्श को बदलना चाहती है। जी, सवाल हम भी तो कह रहे हैं, ये उसी तरह का सवाल है
कि जो है धनखड़ साहब का इस्तीफा ऐसे थोड़े हुआ। धनखड़ साहब को गए, नड्डा साहब जो है हुरिया के जबरदस्ती दस्तखत करा करके ले आके कह दिए स्वास्थ्य कारणों से। अब बेचारे डर के मारे वहां बैठा है, अब उनको डराए ईडी सीबीआई से। तो ख्याली पुलाव का कोई जवाब नहीं है। सच ये है कि वो पार्लियामेंट के पास में जो मस्जिद है उसके जो इमाम साहब हैं वो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी से माननीय सांसद चुने गए हैं। सत्र चल रहा है, सत्र में सारे लोग इकट्ठा हुए थे। सबकी इच्छा होती कि हमारे महबूब नेता, हमारे नेता जो है हमारे यहाँ आए, और ज्यादातर हिंदुस्तान या दुनिया की तमाम बड़ी मस्जिद और मंदिर में दोनों जगह चाहे पुजारी हो चाहे इमाम हो, उनके रहने के इंतजाम है मस्जिद के अंदर। उनको 5 वक्त की नमाज पढ़नी रहती है, इसलिए उनको आवास रहता है वहां पर। वो मस्जिद कमेटी, इंतजामिया कमेटी या जो भी जो इस तरह का रहता है वो लोग इंतजाम किए रहते हैं। तो यदि उन्होंने अपने सांसद साथियों या अपने नेता को अपने आवास पर बुला लिया या कटसी में मुलाकात करने चले गए, क्या वहां रैली हुई थी? क्या वहां मंच माइक लगा हुआ था? क्या वहां कोई तकरीर हुई? क्या ये सब फिजूल की बातें हैं? अरे चर्चा इस पर कराइए ना कि एसआईआर में कितनी बेईमानी भारतीय जनता पार्टी और सरकार कर रही है, मतों को लूटने काम कर रही कि नहीं कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यदि जनरल सीडीएस हमारे कहते हैं कि वायुसेना को भारी नुकसान हुआ, हमको फाइटर प्लेन हमारे नुकसान हुए, फाइटर प्लेन हमारे क्रैश हुए, उसका जवाब देने का समय है कि नहीं? या हमारे कैप्टन शिव कुमार जाकर के एक कार्यक्रम में कहते हैं कि फर्स्ट डे हमारे चूंकि पॉलिटिकल जो निर्देश थे उसके चलते हमारा काफी नुकसान हुआ वायुसेना को, और बाद में हमने रिकवर किया। जब लोग कहते हैं कि वहां पर 24 लोगों की जान ले ली गई और इंटेलिजेंस को पता नहीं खूब आराम से आए पिकनिक मनाने की तरह, नाम पूछे, कपड़ा उतारे और एक एक आदमी को मारे, तो क्या इंटेलिजेंस, क्या सिक्योरिटी सिस्टम वहां लैब्स था कि नहीं था? या अगर सूचना थी तो लापरवाही हुई कि नहीं हुई? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा से वंचित करने का कुचक रचा रहा जा रहा है गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को? नहीं, ठीक है, आपका एलिगेशन जवाब एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपका एलिगेशन सही हो सकता है, इस पर बहस भी हो सकती है। आप दूसरों के घर में दूसरों के नहीं जी धर्मेंद्र जी, आपका एलिगेशन ठीक हो सकता है, इस पर बहस भी हो सकती है, लेकिन मस्जिद में मीटिंग का मतलब समझ में नहीं आया, और उस पर फोटो ऑप किया गया वो भी समझ नहीं आया। और तीसरी बात जो मौलाना उठा रहे हैं कि भाई माननीय सांसद डिंपल जी के का जो परिधान था वो भी मस्जिद के अनुकूल नहीं था, ऐसे तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल वो खैर उस डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल तो यही है कि भाई आपने, चलिए आपको जाना था, आप गए, लेकिन फोटो ऑफ करके फिर मस्जिद के अंदर की तस्वीर दिखाकर क्या ये मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है? संजय राणा जी, आपको क्या आपत्ति है अगर अखिलेश जी कहीं भी जाएं, मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, दिक्कत होनी चाहिए क्या? आप क्यों सवाल उठा रहे हैं संजय राणा जी? नहीं, विवेक जी बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे। बिल्कुल कोई भी कहीं भी जा सकता, मस्जिद जाए, मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए या गिरजाघर जाए। मुझे नहीं पता था कि आजकल मस्जिद में महत्वपूर्ण डिस्कशन जो हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का डिस्कशन मस्जिद में होगा, ऑपरेशन जो सीडीएस ने बोला उसका डिस्कशन मस्जिद में होगा, मुझे नहीं पता था। और नंबर 1, नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं, देखिए एक इस्लाम का एक रूल है, जो रूल को पालन करना चाहिए सबको। पहली बात, उसमें कोई भी ऐसे राजनीतिक चीज नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी, महिला जो होती है कपड़े इस तरह से जो पहनते, देखिए साड़ी पहना था, ये नहीं बोलता कि साड़ी गलत है, लेकिन सर खुला हुआ, कुछ शरीर के पार्ट्स खुले रहते हैं जो हमारे साड़ियों में दिखते हैं, वो पहन करके मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। देखिए मस्जिद जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने बोला आस्था का विषय, आस्था लोगों को जोड़ता, बिल्कुल सही कहा, आस्था लोगों को जोड़ता है। क्या मंदिर में जाने से क्या लोगों को अलग क्या जाता, तोड़ा जाता है? नहीं। राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें जाने का टाइम नहीं मिला, उसमें बोल रहे हैं कि नहीं भैया हमें नहीं जाना है, वहां में आस्था नहीं है, वो आस्था से देश नहीं चलता है, वो सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आस्था कहां होती है? मस्जिद के अंदर। ये भैया कौन सी तकरीर दे रहे थे? इन्होंने बोला कि मौलाना साहब का घर होता है, बिल्कुल होता है, मस्जिद अलग होती है, उनका जो आवास होता है अलग होता है। अभी डिंपल जी का बयान भी सुन रहे थे, उनकी धर्म पत्नी भी आई, हमें बता दें धर्म पत्नी तो जो मौलाना साहब क्यों दिखी नहीं? और इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति जो होगा वो इस्लाम की तौहीन नहीं करेगा। उनकी पत्नी कभी मस्जिद में ऐसे जा ही नहीं सकती है जहां की राजनीति। ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए दो चीजें मिक्स हो रही है, दो चीजें मिक्स हो रही है। धर्मेंद्र जी आपको कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में राशि शरीफ, जम्मू कश्मीर और आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी, एक तो विवेक जी है जो सो कॉल्ड विश्लेषक के रूप में बैठे, इनको डॉक्टर पास भी जब भेजिए। ये देश के संसद का कपड़ा देख रहे हैं, इनकी मानसिकता है जो इस्लाम के जानकार बन रहे हैं। क्या मौलाना है, कौन है, मैं नहीं जान पा रहा हूं। ये जो बता रहे हैं
एक सांसद का कपड़ा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, कितने बड़े इस्लाम के जानकार हैं, इनको भेजिए डॉक्टर के पास कि देश के एक संसद को एक सौम्य जो जिम्मेदार कई बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका कपड़ा देख रहे हैं, उससे अपवित्र हो रहे हैं। क्या कैसे लोगों का बैठाते हैं? दूसरी बात, आपने जो सवाल किया था, मैं पहले ही मैंने उसका कहा और फिर से एक बार कह दे रहा हूं कि वहां कोई राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक विमर्श के लिए नहीं गए थे। हमारे पास पार्टी का कार्यालय है, बाकायदा अलाट है, कोई राजनीतिक विमर्श करना होता और सभी हमारे एमपीज को आवास भी अलाट है। अगर कोई विमर्श करना होता तो आवास पे बैठते, कोई विमर्श करना होता तो पार्टी कार्यालय पर मीटिंग रैली करते। एक कक्षी थी केवल कि वहां चूंकि हमारे सांसद जी रहते थे, उनके यहाँ मिलने जाने का, और सामान्य सी बात है जब मिलने गए तो जो एमपीज थे वहां निकले होंगे, साथ वो चले गए। नहीं, आप देखिए, अखिलेश जी कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। अखिलेश जी चूंकि एक बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश की करती है। नहीं, देखिए, अखिलेश जी कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, चले गए तो क्या हो गया टाइप से। हम अगर इस पे जवाब सुन ले, अखिलेश जी सांसद भी है, एक पार्टी के मुखिया भी हैं। अखिलेश जी कुछ भी करेंगे तो उसको सियासी नजरिए से देखा जाएगा। आप इस बात से सहमत है कि नहीं? बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? विवेक जी, तो आपके ऊपर मुस्लिम अपीसमेंट का आरोप लग रहा है क्योंकि उन्होंने मस्जिद विजिट किया जी? नहीं, किसी एक सांसद के आवास पर जाना, किसी अपने माननीय कुलीग से मिलना, ये अपीसमेंट है। वो सांसद नहीं है क्या? नहीं, मस्जिद में कौन सी मस्जिद की बात हो रही है, आवास की बात नहीं हो रही है। मस्जिद तो इबादत गाह है, मीटिंग का घर थोड़ी है, वहां कोई राजनीतिक मीटिंग थोड़ी हो सकती है। मस्जिद में ही उनका आवास है। और अच्छा। हम कहते रहे कुछ चला दीजिए, कोई पॉलिटिकल चर्चा हुई हो, कोई वहां मीडिया बुलाई गई थी, अंदर मीडिया के लोग रहे हो तो भी बता दीजिए, कोई रैली हुई, कोई सभा, माइक लगा हो, तो इस तरह। तो बीजेपी वाले आपको नमाजवादी क्यों कह रहे हैं? फिर बीजेपी वाले आपको नमाजवादी क्यों कह रहे हैं? मानसिक रूप से भाजपा विकृत हो गई। मैं बता तो रहा हूं, इन सवालों से बचने के लिए वो इस तरह के सवाल उठा रही। मैं कह तो रहा हूं ख्याली पुलाव का क्या है। मैं कह रहा हूं कि धनगर साहब के घर में जाकर के जबरदस्ती पूरे के नोक पे इस्तीफा ले लिया गया। अब इसका सबूत दिखाए भाजपा के नहीं लिया गया। ठीक है, आलोक जी जी, क्यों अखिलेश जी को नमाजवादी कहा जा रहा है? क्यों अखिलेश जी को एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति ज्यादा उदार बताया जा रहा है? क्यों बीजेपी अखिलेश जी को एक स्पेशल टर्म पर या एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी दे रही है? देखिए विवेक जी, संजय राणा जी ने ठीक कहा कि किसी भी धर्म को कोई भी आदमी अगर उसको मान्यता देता है या उसके यहाँ जाके प्रार्थना करता है तो इसमें तो कोई गुरेज नहीं है। हम तो कहते हैं सर्व धर्म एक है, सर्व धर्म अच्छी सीख देते हैं, लेकिन जो सनातनी होते हुए आज तक राम मंदिर में नहीं गए, वो मस्जिद में जा रहे हैं। चलिए, मस्जिद से उनको ज्यादा प्रेम है, बहुत से लोग अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिए। देश के विश्व के बड़े बड़े लोगों ने, एक मुक्केबाज था कैशियस क्ले, उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था यूएसए में, वो वर्ल्ड चैंपियन था, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन एक जिस तरीके से वहां गए और जिस तरीके से चीजों को प्रदर्शित किया जा रहा है, इन्होंने कहा कि कोई एंकर को बुलाया गया था क्या, कोई टीवी वर्ल्ड से किसी को बुलाया गया था, कोई पत्रकार को बुलाया गया था। आपने जितनी चीजें परोस दी हैं टेलीविजन पर और दिखा रहे हैं, उससे किसी को जाने की जरूरत क्या थी? तो सारी चीजें जो आपने वहां किया सब आपने पब्लिक डोमेन में डाल दिया। और एक चीज याद रखिए कि अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं और ये बड़े लीडर हैं, अभी इनकी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है भारत में, तो इनका एक एक मूवमेंट वेदर इन इंडिया और वेदर अब्रॉड को लोग देखेंगे। तो इन्होंने जो कृत्य किया उससे ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण किया। अगर उनके घर जाते तो मस्जिद में बैठने की क्या जरूरत थी? जो उनका घर का कमरा था उसमें जाके बैठ जाते। जब ये कह रहे हैं धर्मेंद्र जी कि वो वही रहते हैं, तो उनका कोई घर तो होगा, कोई कमरा तो होगा। ये मस्जिद में बैठने की क्या जरूरत थी और पूरा कुनबा बैठाने की क्या जरूरत थी? तो दिक्कत क्या है? उसकी फोटोग्राफी कराने की क्या जरूरत थी? आपत्ति क्या है आलोक जी? आपत्ति क्या है? आपत्ति है कि आप उनके घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अगर आप
मुस्लिम धर्म में विश्वास रखते हैं तो आप मस्जिद आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको प्रदर्शित किस बात के लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए, उसको जड़वत करने के लिए, और कोई कारण नहीं है। और अभी जो ये कह रहे थे एक साहब बीजेपी के, मैं उनकी बात से नहीं एग्री करता हूं कि क्या वो चाह रहे थे कि डिंपल जी वहां बुर्का पहन के जाएं। अरे हम सनातनी हैं, हम जो अपना वस्त्र पहने हुए हम उसी वस्त्र से पहन के कहीं भी जाएंगे। अगर मुस्लिम कोई आता है मंदिर में तो क्या उसको हम जनेऊ पहना देंगे और उसको हम पीताम्बरी पहना देंगे? नहीं, कहीं भी जाने पर आजादी है, किसी भी धर्म में आस्था रखने की आजादी है, लेकिन उसको पॉलिटिकली प्रदर्शित करना ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और ये पार्टी मुस्लिमों को लगातार हर धर्म की अपनी मान्यताएं होती है, वो धर्म उसी मान्यताओं के हिसाब से चलता है। धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं राशिद शरीफ का कमेंट चाहूंगा इस पर। धर्मेंद्र जी जल्दी से। विवेक जी देखिए, एक हम लोगों के यहाँ गांव में कहावत है, काना राह खोज जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी यह कहावत है, अन्यथा मत लीजिए। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है, अपीजमेंट की राजनीति करती है, धर्म का राजनीतिकरण ही उसका मुख्य हथियार है, इसलिए उनको हर चीज में राजनीति देखती है। लेकिन आलोक जी से मैं एक बात में सहमत हूं कि भाई आप जाते हैं तो फोटो क्यों खिंचाते हैं? ये बात हमसे पूछने के पहले अगर ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी से पूछते ज्यादा अच्छा होता। 25 जून 2023 को मिस्र के दौरे पर गए थे, और जाहिर सी बात है कि देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गया तो राजनीतिक यात्रा होगी। तो उस राजनीतिक यात्रा में ये फोटो देखिए, अल हाकिम मस्जिद में प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, क्यों फोटो खिंचवा रहे थे? बुरनोई में सितंबर 2024 में गए ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद में, उसमें प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा रहे थे, क्या कर रहे थे? राजनीतिक यात्रा पे गए थे। सिंगापुर में गए थे, मस्जिद में क्या कर रहे थे? राजनीतिक यात्रा पे गए थे। या तो नरेंद्र मोदी जी कहें मैं जन्मदिन मनाने गया था किसी का, मैं राजनीतिक यात्रा पे नहीं गया था, विदेश भारत के सरकारी पैसे पर जो राजकीय यात्रा लगा के मैं वहां मौलाना साहब का जन्मदिन मनाने गया था। तो आप अगर नरेंद्र मोदी जी को ये राय दे दिए होते आलोक जी, तो मैं आपके सवाल का इसका बेहतर जवाब दे पाता। अब यह है कि धर्म में समस्या इस बात की, भारतीय जनता पार्टी धर्म का ठेका लेना चाहती है, लेकिन धर्म की जानकारी, धर्म को मानने वाला तभी माना जाएगा। धर्म वही सिखाता है उदार होना, विनम्र होना, और प्रत्येक इंसान में ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर की संतान मानना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अपीजमेंट करते करते इस स्तर तक आ गए हैं कि उनको इंसानों में इससे इतनी नफरत हो गई है कि वो आपने इससे दूर उठ गए। आपने कहा मोदी जी मस्जिद में गए, जी आपने कहा मोदी जी मस्जिद में गए, ठीक है, मोदी जी मस्जिद में गए, मोदी जी मंदिर भी जाते हैं, मोदी जी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी करते हैं। अखिलेश जी महाकुंभ क्यों नहीं जाते? अखिलेश जी हरिद्वार में जी बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत बढ़िया सवाल किया। सावन में क्यों नहीं जाते? कांवड़ियों पर सवाल क्यों उठाते हैं? ये सवाल जो है बीजेपी लगातार पूछ रही है, इसलिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आप पर आरोप लग रहा है। धर्मेंद्र भाई जल्दी से, क्योंकि दो मेहमान बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज। विवेक जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पहली बात तो जान लीजिए, धर्म नितांत निजी विषय है, और हमारे यहाँ मान्यता है कि ईश्वर का जब निजी जिस महीने जिस दिन, अरे सुनिए तो, अरे सुन लीजिए, जब बुलावा आता जाते हैं। सवाल यह है कि आलोक जी और आलोक जी के पार्टी के लोग जब पिछड़ी जात का जो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मुख्यमंत्री जब आवाज छोड़ता है तो उसको गंगा जल से पवित्र कराते हैं। जब वो सपरिवार कन्नौज के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो गंगा जल से उसको धुलवाने का काम करते हैं। ये पुजारी से उसको दर्शन करने, वो कहते हैं नमाजवादी है, वो कहते हैं नमाजवादी है इसलिए करवाया। अरे ये इनको अधिकार है लोकतंत्र में, किसी को कुछ कहे, लेकिन ये किसी की पूजा पद्धति, धर्म, ये तो कपड़े से पहचानते हैं। शमून कासमी जी इस्लाम को बच्चे पैदा करने वाला धर्म बताते हैं। शमून कासमी जी, आखिर इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है? देखिए 1947 के बाद से यही विडंबना रही है कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब वही परंपरा ये लोग आगे लेके चलना चाह रहे हैं। ना मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुड़ना देना चाहते हैं, और ना ही उनकी एजुकेशन का या उनकी रहन सहन का कोई इंतजाम इन लोगों ने नहीं किया। 60 साल कांग्रेस के रहे और 10-12 साल से जो है समाजवादी भी रही और अन्य पार्टियां भी रही। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मस्जिद में किसी को जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं। मस्जिद मंदिर हमारे जो है वो पूजा के स्थल हैं, कोई भी जा सकता है, आ सकता है।
ना महिला और मर्द में कोई भेद नहीं, इसमें कोई वो नहीं। मगर सवाल तो इस चीज का है कि जिस उद्देश्य के साथ वहां जाके बैठे और जिस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो है कि तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना और आरएसएस और भाजपा से उन्हें खौफजदा करके ये मैसेज देना कि हम ही तुम्हारे हितैषी। भाई इनके जमाने के अंदर इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या काम किया है? क्या कहीं स्कूल और कॉलेज बनाए हैं? क्या कहीं इन्होंने उन्हें कोई ऐसा स्थान दिया है कि वो आज आकर के अपने आप को वो भी बराबर में आके खड़े हो जाते? ये तो राजा बन गए, इन्हें राजा बनाने वाले रंखी रह गए। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इस सरकार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, बगैर भेदभाव की तमाम योजनाओं में शामिल करते हैं। हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। मैं भाई साहब, मैं काश्मीर जी, मैं आपसे वो बात ठीक है, मैं फिर अभी मैं योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं। अखिलेश यादव अगर मुसलमानों के साथ बैठ जाए तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, और बाकी लोग जब पसमानदा मुसलमान और बाकी मुसलमानों की बात करें तो वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, देखिए एक बात आपको बताएं, ये समझने की जरूरत है विवेक जी, हाँ, कि इन्हें 5 साल तक जो है वो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव। हाँ, आप उनके जमाने के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हो रहा था, हिंदू और मुसलमान आपस में दोनों हताहत हो रहे थे, हाँ, और ये वहां बैठ करके डांस देख रहे थे। चलो हमें कोई इससे वो नहीं, कलाकारों के साथ उनकी कलाकारी देख रहे थे, कोई वो नहीं, मगर क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इंसानों की जाने जा रही हैं? तो आप ये देख, उसके बाद जो लोग अपने घरों से बेघर हो गए, तो क्या ये मुसलमानों को मस्जिदों में बैठ करके जब ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में इसलिए कह रहा हूं मैं कि उन्होंने मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए जो प्रयत्न किए हैं, ये उसके ऊपर फलीता लगाना चाहते हैं। आज मुसलमान अगर अपने आज 50 से ज्यादा बच्चे अगर यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं तो ये भारत दंगा मुक्त होने का सबसे बड़ा कारण है। इनके जमाने के अंदर दंगे और फसाद होते थे, कोई शहर नहीं जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ना होंगे हम। आप देखिए 60 तो आप ये कह रहे हैं इनका मकसद मुसलमानों का विकास नहीं, इनका मकसद सिर्फ मस्जिद में बैठकर मुसलमानों के साथ फोटो खिंचवाने का, राशि शरीफ जी, वोट हासिल करना है, वोट हासिल करना है। तो ये वोट की राजनीति है, मुसलमानों के वोट की राजनीति है। राशि शरीफ जी, क्या ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है? दूसरा ये, धर्मेंद्र जी एक सेकंड दीजिएगा, रहा दूसरा ये कि क्या डिंपल यादव जी का मस्जिद में जाना सवालों के दायरे में एज पर इस्लाम? विवेक जी, अभी हमारे कासिम साहब बोल रहे थे, पुष्कर जी धामी के बारे में बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहे थे, सबका साथ सबका विकास। क्योंकि इतने उम्र होने के बाद तो थोड़ा तो दिमाग अभी बाकी रहना चाहिए। हर तरीके से देख रहे हैं, कहीं आपका विकास नहीं है, कहीं आपका साथ नहीं है, कोई टिकट आपको देता नहीं है, कोई आपको पूछता नहीं है। अगर कोई अखिलेश यादव हमारी मस्जिद में आता है, अगर हमारे परेशानियां पूछता है, अगर कुछ हम प्रोग्राम लेके आता है, तो क्यों इतनी मिर्ची लग गई सबको? हाँ, क्यों मिर्ची लग? अगर कुछ इलेक्शन आता है, बिहार के इलेक्शन के बारे में अगर कोई मशवरे के लिए कोई आता है, वेलकम है सर। उसके बाद 27 में अगर या यूपी के बारे में अगर कोई बात करना, आज अगर इसी तरीके के जो मौलाना है, यही ऐसी लैंग्वेज रख के लोग को दूर कर दे रहे। हम बीजेपी तो हमारा साथ देने वाली नहीं है, ना आरएसएस हमारा साथ देने वाली है। अब कौन है? गिने चुने कांग्रेस और ये सपा है। अगर इसको भी अगर इसी तरीके से बातें करके दूर कर देंगे तो कौन आएगा हमारे पास? हमको मजबूत ताकत बनाना है, हमको बीजेपी के जड़ पेड़ से काटा। इस तरीके के मौलाना अगर इस तरीके के मेहनत करते रहेंगे तो वो लोगों का दिल दुखेगा। अगर मुसलमान ऐसे होते, लिहाजा बीजेपी ने आपका कौन सा स्कीम काट लिया? कौन सा स्कीम दिया साहब? बताइए कौन सा स्कीम दिया? धर्म के नाम पर स्कीम बनता ही नहीं है। हमारे मैं मुसलमानों को घर मिला कि नहीं मिला, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिला कि नहीं मिला? ये भीख नहीं को सर विवेक जी, ये भीख है ये हमारे। अरे आप ठहरे राजा आदमी, आपको क्या चाहिए? आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं, आप ठहरे राजा आदमी भाई साहब, आप राजा आदमी, आपको नहीं चाहिए, लेकिन पसमानदा को तो चाहिए, उनको, वो गरीब है उनको तो चाहिए। और आपने कहा कि भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमारे साथ बैठती है तो बीजेपी को मिर्ची लगती है।
अगर बीजेपी के लोग पसमानदा की बात करते हैं या बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री जब मस्जिद जाते हैं तो फिर आपको मिर्ची क्यों लगती है? फिर आपको भी सेक्युलर होना चाहिए, फिर आपको कहना चाहिए कि बीजेपी मुसलमानों की बात कर रही है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है सर। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अच्छा, अखिलेश जी हिस्से की बात करो, हमारे हिस्से की बात करो, हमारा हिस्सा दो खत्म। ये भी क्यों दे रहे हैं हमारे को? आप घर दे देंगे, हिस्सा क्या होता है? दे देंगे, ये इसमें हमारा पेट अब भाई भाई में हिस्सा कराएंगे आप? नहीं सर, नहीं, बताइए, हमारा पेट भर जाता है? सिलेंडर एक दे दिए, पेट भर गया हमारा। हमारे बच्चों की पढ़ाई कहाँ है सर? हमारे नौकरियां कहाँ है? किधर है, किधर है? आप भेजो पढ़ने के लिए। कौन सा सरकारी स्कूल एडमिशन से मना कर रहा है? कहाँ एडमिशन से मना हो रहा है? कितने लोग पढ़वा रहे हैं अपने बच्चे को? कितने स्कूल बंद कर दे रहे हैं? 5-5 हजार स्कूल बंद हो रहे हैं। ये भी देखो सर। तो क्या वो मुस्लिमों के नाम पर स्कूल बंद हो रहे हैं? नहीं, मुसलमान क्या पढ़ेगी? तो क्या पढ़ाई में मुसलमान हिंदू नहीं है? संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पढ़ाई में मैं ये कह रहा हूं, ये दोहरा आप लोगों का दोहरा चश्मा क्यों है? एक पार्टी तो लगता है कि भाई आपकी बड़ी बेहतरी की बात करिए, एक पार्टी के साथ आप ट्रस्ट नहीं अक्वायर करना चाहते हैं। संजय राणा जी, उसके बाद आलोक जी, मैं आ रहा हूं। संजय राणा जी, देखिए विवेक भाई, अभी एक तकरीर सुन रहा था ऐसी पार्टी के प्रवक्ता से जो जिस पार्टी के जो रचयिता थे और फाउंडर थे वो पाकिस्तान परस्त थे, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। उस पार्टी के प्रवक्ता आकर के तकरीर दे रहे डेवलपमेंट में क्या हुआ। अरे भैया, 70 एयरपोर्ट थे, 140 एयरपोर्ट बन चुके हैं। $250 बिलियन का फॉरेन रिजर्व था, $760 बिलियन हो चुका है। जो टोटल रोडें बनी थी 95,000 किलोमीटर बनी थी, अब हो गई है 148,000 किलोमीटर, यानी 1,48,000 किलोमीटर। तो आप क्या तकरीर दे रहे हो? और ये बताइए कि 9 बच्चे तुम पैदा करोगे, सरकार नौकरी क्यों देगी? पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी पा जाओगे। ये बताओ कि पढ़ोगे लिखोगे तो सरकार नौकरी दे देगी। ये बताइए, रजाकारों की पार्टी जो हिंदुओं में, हैदराबाद में हिंदुओं को मारती हो, हिंदुओं को काटती हो, वो रजाकार की पार्टी बात कर रही है। जिस पार्टी का नाम ही मुस्लिमीन हो, जिस पार्टी का नाम ही मुस्लिमीन हो, ये SIMPLB से है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये पर्सनल लॉ बोर्ड से। सर आप इनको MIM का नाम देकर निशाने पर ले लिए। विवेक भाई, पर्सनल लॉ बोर्ड मान लिए। ये बताइए, सेकुलर देश में पर्सनल लॉ कैसे चलता है? ये कौन सा देश है भाई तुम्हारा पर्सनल लॉ? अरे जब तुमको क्रिमिनल हो गए तो क्रिमिनल लॉ चाहिए, लेकिन सिविल में तुमको पर्सनल लॉ चाहिए, क्योंकि वहां पे हलाला करने के लिए सिविल। अरे ये अलग डिबेट हो गई। जो रुक जाइए, नहीं, ये थोड़ा सा डिबेट हो रहा है। वापस पॉलिटिकल डिबेट पर आते हैं। पॉलिटिकल, देखिए, ये हिंदू मुसलमान डिबेट नहीं है। ये नहीं, हिंदू मुसलमान वाली डिबेट नहीं, इनकी मानसिकता दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने 33% मुसलमानों को मकान दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अरे शर्म आनी चाहिए आप ऐसे व्यक्तियों की, जिस थाली में खाते उसी थाली में एक करके सर, एक करके राणा जी, एक करके राणा जी, थोड़ा लाइट जला लीजिए। कहां अंधेरा में बैठल हैं आप? कह रहे विकास हो गया। नहीं, मैं तो अपनी कार में बैठा, थोड़ा सा लाइट जला लीजिए। आलोक जी, कुछ कहना चाह रहे? देखिए विवेक भाई, अभी इन्होंने कहा कि हमको नहीं चाहिए जो ये चीजें मिल रही हैं, तो कोई फोर्सफुली तो दे नहीं रहा है। मान लीजिए कहीं राशन वितरण हो रहा है, मैं जाऊंगा तभी तो मुझे राशन मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। मैं नहीं जाऊंगा गैस का सिलेंडर लेने तो नहीं मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा आयुष्मान कार्ड बनवाने तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की सुविधाओं में मैं आपको सिर्फ आंकड़े बता रहा हूं। शौचालय में 36% मुसलमानों को मिला है, मकान में 32% मुसलमानों को मकान मिला है, उज्ज्वला में 41% मुसलमानों को गैस मिला है, आयुष्मान कार्ड में 38.5% मिला है। तो वो गए नहीं लेने तो उनको घर आके कोई दे दिया? आप रोकिए उनको। मतलब ये चीजें जो आलोक जी, नाराजगी इस बात पर है कि कर आप लोग रहे हैं और जो गाना है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गाया जा रहा है, इसलिए दिक्कत है आप लोगों को। प्लीज लेट मी कंप्लीट, पूरा कर लीजिए। मेरा ये कहना है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में अंतर नहीं है। सबको समान दृष्टिकोण से देखते हैं, अपीजमेंट नहीं करते हैं। जो ये लोग करते आए हैं, इन्होंने अगर इनका शासन आया समाजवाद का, तो अपने परिवार के 27 लोगों को काबिज किया विभिन्न बड़े बड़े पदों पर, और उसके बाद अगर इन्होंने मुसलमान में आगे बढ़ाया तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और
आजम खान जैसे लोगों को? किस गरीब को इन्होंने आगे बढ़ा के ऊपर बताया, उसका नाम बता दे। और समाजवाद का पाठ मैंने भी पढ़ा है, कॉलेज के दिनों में मेरा भी समाजवादी दृष्टिकोण था। लोहिया के समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बाप के बाप बेटे को अध्यक्ष बनाकर और पार्टी चलाओ और अपने को समाजवादी कहलाओ? ये तो परिवारवाद के लोग हैं, ये समाजवाद का तो ढकोसला ओढ़े हुए हैं। कैसा समाजवाद, कौन सा समाजवाद? जरा ये इसका जवाब दे। अगर इनको नहीं चाहिए हमारे द्वारा दिए गए जन कल्याण कार्यों में कोई हिस्सेदारी, तो मत आए, मत ले। हम तो और ज्यादा राशन बांट देंगे हिंदुओं में जो इनसे बचेगा, हम तो और ज्यादा घर दे देंगे हिंदुओं को जो इनसे बचेगा, हम और ज्यादा गैस बांट देंगे इनसे जो बचेगा। तो कथनी और करनी देखिए हमारी। नहीं वो देखिए, ये तो खैर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर डिपेंड करता है भाई, कहाँ कितना बट रहा है, कहाँ कितनी पॉपुलेशन है। लेकिन जो बात थोड़ी देर पहले आपने कही कि समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहते किसका कितना विकास किया, और यही बात शम्मुन कासमी ने भी कही थी कि इन्होंने मुख्तार और अतीक जैसे लोगों को, माफियाओं को आगे बढ़ाया जी, और मुसलमानों के वोट के लिए मस्जिद में जाकर फोटो अपॉर्चुनिटी करवाते हैं। धर्मेंद्र जी, ये सवाल आपके लिए था जी। फोटोशूट है, फोटोशूट, हाँ फोटोशूट, हाँ फोटोशूट, नरेंद्र मोदी जी के फोटोशूट पर जवाब नहीं आया, बड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूं। दूसरी बात, हम लोग पहले कहते, विवेक जी आप बड़े जिम्मेदार चैनल हैं, आपके चैनल पर यह कहे जा रहा है कि हम योजनाएं धार्मिक आधार पर बना देंगे, और आप सुन रहे हैं, ये मेरी मैंने कहा, मैंने तो आपत्ति दर्ज कराई, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नहीं, अब हमारी बात आ जाने दें। आप बोलिए ना प्लीज। मैं कह रहा हूं, आलोक जी कह रहे थे कि आप ले, अरे भाई आप अपने घर से न देते हो, नरेंद्र मोदी जी देते हैं। देश की जनता के टैक्स का पैसा, जनता के लिए सरकार का चयन होता है, जनाकांक्षा जनहितकारी योजनाओं को लॉन्च करना और देश की सर्वांगीण जनता को समान रूप से उस योजनाओं का लाभ देना, जो पैरामीटर्स होते हैं उसके आधार पर। आप ये नहीं कह सकते को ले रहे, आपका एहसान कर रहे हैं। आलोक भट्ट के घर से नहीं आया है। और दूसरी बात, परिवारवाद पर हमसे आरोप, आप सुन लीजिए पूरा, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। परिवारवाद पर हम पे आरोप लगा रहे थे, कौन सा परिवारवाद? 50,000 की कंपनी जो 80 करोड़ की हो गई, अमित शाह के बेटे जैसा को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया, जो परिवारवाद की साक्षात वटवृक्ष लेकर के बैठे हैं। सैकड़ों परिवार हैं जिनके लेगेसी के तहत आए हैं, पीयूष गोयल से लेकर के, अनुराग ठाकुर से लेकर के, राजनाथ, पंकज सिंह से लेकर के, सारे लोग दूसरे को परिवारवाद पर। नेताजी का परिवार संघर्षों का परिवार है, जनता द्वारा चुन के लोग सदन में गए हैं, जनता करती है। और आईसीसी यहाँ भेज करके नहीं गए हैं। दूसरी बात, अब नोट कर लीजिए, कारगिल के युद्ध में नरेंद्र मोदी लड़ने गए थे, नहीं जैसा लड़के आए हैं मुझे मालूम है, तो छोड़ दीजिए, उस पर हम आप आएंगे तो डिबेट बढ़ जाएगी। मैं आता हूं, हमारे साथी उत्तराखंड के मौलाना साहब, मुफ्ती साहब पता नहीं, मुफ्ती है तो जरूर सम्मानीय होना चाहिए। मुफ्ती वो होता है जो कुरान की बात, हदीस की, इज्मा की एरा पर जिसकी गहरी समझ होती है, ज्ञान होता है, फतवा जारी करता है, और बोलते हुए शर्म नहीं आई। अरे उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी, आप उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी सरकार नहीं थी, आप केवल उत्तराखंड के मुसलमानों की स्थिति की आप डिबेट करिए ना हमसे, क्या स्थिति आपकी? हल्द्वानी के दंगे में क्या हुआ? जो आपसी हमने 13-14% मुसलमानों का उत्तराखंड में जो सामाजिक समरसता थी उसको तोड़ने का काम किसने किया? हल्द्वानी के दंगे में क्या दुकानें बंद नहीं कराई जा रही थी, कहा गया छोड़ चले जाओ? क्या पुरैला के दंगे और चमोली के दंगों में क्या हुआ? और आपकी स्थिति आसपास के प्रदेशों से मुसलमानों की ज्यादा खराब स्थिति उत्तराखंड में, ये पढ़ लीजिएगा भाई। हमारे राणा जी कह रहे थे कि हवाई जहाज बन गए, हवाई अड्डे बन गए, सड़कें बन गई। जरा दुनिया की निगाह में नरेंद्र मोदी जी लगातार है, भारतीय जनता पार्टी सिंगल डबल ट्रिपल इंजन सरकारें हैं, प्रति व्यक्ति आय पर बात क्यों नहीं होती? पेइंग कैपेसिटी कितनी बड़ी आम जनता की, महंगाई के सापेक्ष कितना उनके जेब में पैसा हो रहा है। तो आप ये धर्मेंद्र भाई, आप ये कह रहे थे कि मस्जिद में मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी, ये सारे मुद्दे देश में गंभीर होते जा रहे हैं। विवेक जी, मस्जिद में सामान्य, मैंने एक बार कहला ही चाहे 1000 बार कही, मैंने वही उदाहरण दिया जी। मस्जिद में सामान्य कच्ची मुलाकात थी। एक हमारे एमपी के घर गए नहीं थे, वो हमारे नए निर्वाचित एमपी, सदन चल रहा था, माननीय को समय मिला होगा, वो तो चले गए, मतलब राजनीतिक बात नहीं हो रही थी, सांसद गए, कोई राजनीतिक विमर्श नहीं था, तो क्या कोई किसी प्रकार चर्चा नहीं हुई, बैठ करके मिले, इस्लाम के विस्तार को लेकर बात हुई होगी फिर?
अब तो मैं कहता रहा हूँ धनगर साहब के साथ जो इन लोगों ने मिसबिहेव किया रात में दस्तखत कराते समय, वो घटना सार्वजनिक करें, हम भी बता देंगे क्या हुआ। आप मेरे सवाल पर आप जवाब नहीं दे रहे, आप धनखड़ जी पे चले जा रहे हैं। नहीं विवेक जी, नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो इन लोगों ने उनके साथ इस बुजुर्ग आदमी नहीं, वो अलग विषय है धर्मेंद्र भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। शमून कासमी पर आपने आरोप लगाया, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं। उसके बाद में राशिद शरीफ और संजय राणा जी आपके पास आ रहा हूँ। शमून कासमी जी, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड आइए और उत्तराखंड के अंदर जो हल्द्वानी का आपने जिक्र किया, जो आपने प्रोडो का जिक्र किया, वहां कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं करते हैं। और मुसलमान जितना उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश के अंदर सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के दौर में, इतना कभी आपके दौर में सुरक्षित नहीं रहा है। मैंने तो आपसे ये पूछा था, मैंने आपसे ये कहा था कि जब सैफई के अंदर दंगे के दौरान जो मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, तो आप क्या इससे इनकार करेंगे कि वहां हीरो और हीरोइनों के वो डांस नहीं देख रहे थे? और क्या मुसलमानों का 100% वोट लेने वाले उनका कल्याण किया है आपने? और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जो अभी एक मौलाना बोल रहे थे, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप जैसे लोग मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। मुसलमान तेजी से मुख्य धारा की तरफ आना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के जितने भी काम है, और हमारे उत्तराखंड के अंदर की मैं बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड में आज भी ये 4 धाम है, आपको उसकी यात्रा भी कराएंगे। कैसे हिंदू और मुसलमान मिलकर के रहते हैं, उसकी मिसाल पूरे देश में कहीं नहीं मिलती है। उत्तराखंड एक ऐसा राशिद शरीफ जी, मैं कहना चाहता हूं, और राशिद साहब, मुसलमान मुख्यधारा की तरफ आना चाहता है, लेकिन आप लोग उसको रोक देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके पीछे ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। नहीं सर विवेक जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत है, वो इफ्तार भी करते, मस्जिद में भी आते, यहाँ तक के टोपी पहन के मस्जिद में मुसल्लियों के साथ ठहर के नमाज भी पढ़ लेते। फिर उसके बाद जब वक्त भी लाया, पीठ में छुरा भी भोंक देते। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। जब मुसलमान अगर भरोसा करके आपको मस्जिद तक बुला रहा और हमारे साथ ठहर के आपको इबादत के लिए भी जगह दे रहा, उसके बाद अगर आप पीठ में इस तरीके से कोई भी हरकत करेंगे तो मुसलमान सिर्फ नाराज हो। अब ये हरकत कर दी है चंद्रबाबू नायडू साहब, उसके बाद आज मुसलमानों से नजर नहीं मिला सक रहे। कोई भी सीएम को, चाहे वो अखिलेश यादव सर हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे कोई भी हो, इस तरीके की मस्जिदों तक लेके अपनी सियासत को नहीं आना चाहिए। हाँ, आप आइए, वेलकम है। अगर कुछ प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, वेलकम है। आप बताइए, अपना एजेंडा बताइए। अगर हमको एजेंडा पसंद आया, उसमें हम हिस्सेदार है, तो बराबर आपका साथ देंगे। किसको है सो बीजेपी को मिर्ची फिरने लगना चाहिए सर। अगर मुसलमानों के लिए कोई भलाई का काम के लिए अगर वो मस्जिद में आ रहे तो प्लीज वेलकम। तो मस्जिद तो पीएम भी जाते हैं, आप लोग कभी वेलकम नहीं करते? क्यों नहीं करते सर? अबूधाबी में इतना जबरदस्त वेलकम करे उनका। अहमदाबाद में एक बहुत मशहूर मस्जिद, अहमदाबाद में एक बहुत मशहूर और पुरानी मस्जिद है अहमदाबाद में, वहां पर भी गए थे। और वहां पर सिर्फ गए नहीं थे, वहां पर एक मेहमान का वेलकम भी किया था बाकायदा। क्या नाम है सर उनका? नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर आना चाह रहे हैदराबाद को, यहाँ पे बिल्कुल चार मीनार के बाजू मक्का मस्जिद, बड़ी मस्जिद है, प्लीज आइए, बोलिए। मुसलमानों नहीं, आप अभी तक वेलकम नहीं करते। अखिलेश जी एक मस्जिद में चले जाते हैं, आप बड़ा वेलकम करने लग जाते हैं। तो ये आपका कैसा सेक्युलरिज्म है? क्या करेंगे? ये आपका कैसा भाईचारा है? नहीं सर, हमको क्या जरूरत है वेलकम करने की? अगर लीडर आ रहा तो समझ इसके रखिए कि लीडर है वो कुछ लेने के लिए, कुछ देने के लिए आ रहा है। ये बात समझौते की है। हाँ, अगर तो ऐसा कुछ नहीं है कि गैर गलत सोच के आ रहा है, यानी कि वो वैसा वो सेकुलर आदमी है, ये हम जानते हैं बस। अच्छा, ये आपने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन अगर ये आपने ये नहीं सोचा कि उस मस्जिद का राजनीतिकरण हो सकता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी हैं? नहीं सर, उतना नहीं सोचना चाहिए। मस्जिद है, इबादत गाह है। जी, संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जी। विवेक जी, मौलाना साहब कितनी खूबसूरती से बातों को घुमा गए। अगर ये सच्चे मुसलमान होते तो इस शब्द का यूज ही नहीं करते, क्योंकि मस्जिद इबादत की जगह है, मस्जिद पॉलिटिक्स करने की जगह नहीं है। और उसको अगर आप बोलते हो कि आइए और यहाँ पर पॉलिटिक्स कर लिए, इसका मतलब आप इस्लाम को जानकारी नहीं रखते और इस्लाम को मानने वाले भी नहीं हो। वैसे भी आप नकली हो, मैं मानता हूं चीजों को, क्योंकि आपको सऊदी अरब वाले, दुबई वाले आपको असली मुसलमान मानते भी नहीं है। अब आते मुख्य बात होगी, आप आइए, आपका वेलकम है, आपका भला। अरे बताइए,
देश का प्रधानमंत्री हो या देश का दूसरा नेता हो, चाहे अखिलेश जी हो, कोई भी हो, अगर वो अच्छे काम के लिए कहीं भी जाते हैं उसका वेलकम होना चाहिए, लेकिन राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम तो बार बार पूछते हैं, ये मस्जिद का बड़ी खूबसूरत बात है, जाना चाहिए भाई, मंदिर भी तो चले जाओ। राम मंदिर जाने में शर्म आ रहा है। अभी इनके वक्तव्य, मैं सिर्फ इनके नेता के वक्तव्य की बात कर रहा हूं, ये आस्था से लोग जुड़ते हैं भैया, क्या मंदिर जाने से लोग टूटते हैं क्या? मेरा जवाब ही अभी नहीं मिला। ये टीपू सुल्तान की पार्टी के चिंटू नेता डेवलपमेंट पे बात करेंगे। अरे भैया, किस डेवलपमेंट पे बात करोगे? जितने भी मस्जिद की आपने प्रधानमंत्री की चीजें गिनवाई है ना मान्यवर, तो वो सिर्फ बाहर की है, मस्जिद के अंदर नहीं गए। वहां मस्जिद के अंदर कोई फैशन परेड नहीं होता, मंदिर के अंदर कोई फैशन परेड नहीं होता, जाकर के फोटो खिंचवाइए, हाथ हिलाइए। तो आपको समझना पड़ेगा किस तरह की बातें कर रहे हो। और रहा मस्जिद के बगल में मौलाना जी का घर होता है, वो अलग होता है। बार बार डिंपल जी बोले उनकी पत्नी आई थी, मैं पत्नी को तो बहुत देर से ढूंढ रहा हूं, काफी विजुअल निकाल लिए, लेकिन मौलाना जी की पत्नी नहीं दिखी मुझे उस पूरी राजनीतिक बैठक में। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति विवेक समाजवादी पार्टी करती चली। अच्छा, प्रधानमंत्री सीदी सैयद मस्जिद गए थे और वहां पर और उन्होंने नाम पूछा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा था, और वहां पर शिंजो आबे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे जापान के, उनका स्वागत किया था। सीदी सैयद मस्जिद जो उसका इतिहास बहुत पुराना है और वो कल्चरली बहुत रिच एक प्लेस मानी जाती है। मैं वही कह रहा था कि ये फर्क है दोनों में, क्योंकि मुसलमानों के अंदर बीजेपी को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसका रिफ्लेक्शन नजर आता है जब राशि शरीफ बोलते हैं तब। शगुन कासमी जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। संजय राणा जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कासमी साहब भी बैठे हैं, वो भी एक मुसलमान है, और हम समझते हैं हम सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति है। उनके पास हिंदू धर्म का भी नॉलेज है, मुसलमान धर्म का भी नॉलेज है। अब उन पे आरोप लगा देना या उनसे बहस कर लेना, तो हमें लगता है कि हमें सूरज को दिया दिखा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का मुसलमान, स्पेशली जो पर्सनल लॉ के लीडर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का छूत मानते हैं। योजना सारी लेंगे लेकिन बात हम तुमसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता भैया। अगर आपको योजना नहीं पसंद मत लो ना, सबसे ज्यादा तुम ही लेने आते हो, लाइन में तुम खड़े हो जाते हो, पेपर तुम नहीं दिखाते हो। वो एक्ट की बात कर रहे हैं, वक्फ एक्ट पढ़ा भी है, तुम दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लोगे। ये बताइए, वक्फ का मतलब क्या होता है? कि दान की हुई चीजें। ये बताइए, मुसलमान जो पूरे देश का है 0.4% टैक्स देता है और जमीन धका दान कर रहा है। भैया, जमीन कहां से आ गई आपके पास दान करने के लिए? खाने के लिए पैसा नहीं, दान कर रहे हो जमीन। तो समस्या ये है कि आपको सतता पे बात करनी पड़ेगी। ये बताइए, रेलवे और आर्मी के पास सबसे बड़ी जमीन वक्फ बोर्ड के पास कैसे आ गई है? आपके क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं, या इतना ज्यादा जायदाद आ गया है, या आजादी के पहले लोग नवाब साहब, ठीक है, वो नवाब दे के गए थे, वो तो रिक्शा चला रहे कलकत्ता में, और आप बने हो नवाब, 12 लाख जो एकड़ जमीन। संजय राणा जी, तो आपको समझना पड़ेगा। जी संजय राणा जी, सवाल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का है, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जिसके बारे में आप कह रहे हैं, और जो सवाल आपने उठाया, मैं शगुन कासमी जी कुछ कहना चाह रहे थे, धर्मेंद्र जी इसका जवाब लेंगे कि भाई अखिलेश जी बाकी धार्मिक स्थलों पर क्यों नहीं जाते। पहले शगुन कासमी जी आप बोल लीजिए प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो लोग ये हैदराबादी साहब हों, मैं कहना चाहता हूं कि आप मुसलमानों को बख्श दीजिए। मुसलमान आज प्रधानमंत्री के कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित है, उसे फायदा मिल रहा है। 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। और मैं धर्मेंद्र जी से भी कहना चाहता हूं कि खुदारा, आपने 3 बार आप मुख्यमंत्री रह लिए हैं, अब इस कौम को माफ कर दो। मस्जिद में मैं ये नहीं कहता हूँ, मोहिबुल्ला एक शरीफ आदमी है, वो इत्तेफाक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, आपने उनका आप मिसयूज कर रहे हैं। और उन्हें ये चाहिए कि वो मस्जिद के जहां उन्हें बिठाया उसे अखाड़ा ना बनाए, अपने हुजरे में, अपने कमरे में ले जाके बिठाते। वो उनके पास जगह है और वहां अच्छी जगह है, साफ सुथरी जगह है, वहां बिठाने का मकसद ये था कि वो एक तीर से 2 शिकार करना। कुछ लोग माननीय सांसद डिंपल जी के भी मस्जिद जाने पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मस्जिद पे किसी के जाने पे सवाल नहीं है। देखिए, डिंपल यादव जी हो या कोई और महिला जाए, उस पर कोई इस्लाम की तरफ से वो नहीं है, मैं उसकी तायद नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि महिलाओं के जाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो उसका मैं समर्थन नहीं करता। कोई भी महिला, वो डिंपल यादव जी हो या कोई और हो, मगर जो उद्देश्य है, वहां जिस तरह से मीटिंग की गई है या जो दर्शाया गया है कि मुसलमानों को एक मैसेज दिया गया कि हम ही तुम्हारे हितैषी हैं। भाई, आप हितैषी बन के दिखाना चाहते हैं, आप हितैषी है नहीं। आज की सरकार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, आप बताइए कि मुसलमानों को तमाम योजनाओं के अंदर वो शामिल हुए हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि 1947 के बाद 60 साल तो कांग्रेस को मिले हैं। तो वक्फ संपत्ति की बात अभी आई, वक्फ संपत्तियों के जो
कि जो लूट हुई है उनके दौर के अंदर, जिस तरह से उसका मिसयूज हुआ, जहां हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, जहां स्कूल बनने चाहिए थे, जहां कॉलेज बनने चाहिए थे, उस पर उन लोगों के, यही लोग जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें हैं, इन्होंने ठीक है धर्मेंद्र जी, क्या समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी खुद को दिखाना चाहती है? शमून कासमी जी का सवाल। जी देखिए विवेक जी, हम किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, हम भारत के संविधान को मानने वाले एक राजनीतिक दल हैं। हमारा सदस्य किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी धर्म को न मानने वाला कोई भी भारत का नागरिक हमारे पार्टी का सदस्य हो सकता है। हमारी विचारधारा को मानता हो, हमारे विचारधारा के नजदीक है, वो हमारा सदस्य हो सकता है। अब ये अलग बात है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली भारतीय जनता पार्टी वो तरह तरह के आरोप लगाती है। देखिए मुफ्ती साहब को हमारे यहाँ माना जाता है, शंकराचार्य हैं, मौलाना मुफ्ती है या बड़े पंडित विद्वान लोग हैं, माना जाता है कि वो सच के आसपास रहते हैं, वो किसी के चारण और भाट बनने का काम नहीं करते हैं। भाई आप 60 साल कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं, तो 3 कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी को मिल गया, उनको भी राय दीजिए कब घर जाए, बहुत हो गया, कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने कितने मठ मंदिर, कितने मदरसे, कितना निर्माण कराया, कितने अस्पताल बनवाए, वक्त संपत्तियों का प्रबंधन तो केंद्र सरकार का ही एक मिनिस्टर हुआ करता था, उसका तमाम राज्यों को कानून थे, अगर उस पर काफी हम लोग डिबेट कर चुके हैं। स्टेट्स में भी भाजपा सरकारें थी, उनको भी पावर था, क्यों नहीं कराया गया, उसकी जिम्मेदारी भी। ठीक है, जल्दी से आलोक जी का इस पर जवाब ले लेते हैं। आलोक जी जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ जी, मुझे याद नहीं, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है कि वक्फ बोर्ड पर कितने केसेस लंबित हैं, लेकिन मुझे ये चीज बिल्कुल याद है कि 27,000 से ऊपर केस वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों ने किया हुआ है, कि जिनकी जमीन वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने हड़प ली है। तो इसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा कि जो ये कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं करते हैं गलत, वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की जमीन हड़प ली है। 27,000 केस लंबित है विभिन्न न्यायालय में। और दूसरी चीज कि जब ये इतनी बात करते हैं कि हम कोई अपीजमेंट की राजनीति नहीं करते, तो क्यों इस तरीके का चीज, अब मेरी बात को ये मुफ्ती साहब ने भी कहा ना कि वो अपने कमरे में ले जाते, कहीं कोई हंगामा नहीं होता, मस्जिद में ले जाके बैठा दिए और फोटोग्राफी करवा दिए, फोटोशूट करवा दिए। ठीक है, धर्मेंद्र जी की बात अधूरी रह गई थी, 10 सेकंड धर्मेंद्र जी जल्दी से। विवेक जी, एक किसी आप विश्लेषक को बैठाए थे, हमने पहले कहा उनको डॉक्टर की जरूरत है, उनसे कहिए राजनीतिक दलों की लिस्ट आयोग से ले लें, उसमें चिंटू पिंटू वाली पोस्ट नहीं है। ये जो चिंटू के चाचा जिनके अंदर नफरत, मैं तो मुफ्ती समून साहब से कहूंगा, उनके इस्लाम के बहुत बड़े जानकार हैं, कौन असली मुसलमान कौन नकली उसका सर्टिफिकेट वही दे रहे हैं, जरा उनसे भी कंसल्ट कर लीजिए, नहीं हो सकता कल को आपको भी कह दें। अरे कम से कम आपके चैनल पे विवेक जी बैठ करके इस तरह की भाषा आप बोल रहे थे हो और आपने उनको बोलने दिया। इनके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। वो यहाँ आए थे हिंदू मुसलमान की लड़ाई करने, योजनाओं में जो है वो रोक लेंगे, उनके घर का है, कितना डांट दिए हैं। नहीं योजनाओं देखिए जी, घर से योजना देते हैं, है कौन वो जो बात देखिए, राजनीति में हर तस्वीर, राजनीति में हर तस्वीर कुछ कहती है और कोई भी तस्वीर बेमायने नहीं होती है। धर्मेंद्र भाई देखिए, समय सीमित है, मैं माफी चाहूंगा, आपकी बात भी आ चुकी है। धर्मेंद्र भाई फिर मुलाकात होगी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन राजनीति में मैंने जैसा कहा, कोई भी तस्वीर यूं ही नहीं होती, हर तस्वीर के अपने मायने होते हैं और उस तस्वीर को किसी मैसेज के साथ ही जनता के सामने रखा जाता है। और जैसे कि चर्चा में भी बात सामने आई, मैंने लगातार कहा कि अखिलेश यादव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो जहां भी जाएंगे जो भी बोलेंगे उसका एक प्रभाव होता है समाज पर, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, चीफ हैं।